जय हिंद। आज की वीडियो में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर के, यानी कि जो हमारा संविधान बना उसके पीछे की क्या क्या कहानियां रही, यानी जो संविधान बनाया गया उस संविधान का विकास कैसे किया गया, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके पास ऐसे कहाँ कहाँ से कौन कौन से विचारों को लेकर के आए थे और किस विचारों पे, यानी कि संविधान सभा में बैठने से पहले उनके पास क्या क्या आइडियोलॉजी था और किस आइडियोलॉजी पर फोकस किए। क्या जो हमने 2 साल 250 साल संघर्ष किया अंग्रेजों से, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे संविधान सभा में दिखा, लोगों के विचार में दिखा उसका? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और उसके बाद जो है कि डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के कई सारे ऐसे लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, ठीक है, इनमें से कई सारे लोग हमारे संविधान सभा के सदस्य भी बने, ठीक है। जो खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर जो काफी ज्यादा एक कहते हैं कि समाज के अगर समझने वाला, अगर भारत के समाज को कोई समझा तो डॉक्टर अंबेडकर समझ करके उसी हिसाब से हमारे संविधान को डिजाइन किया। तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या क्या रहा कारण और शुरुआत कैसे होती है। तो शुरू करते हैं, हम चलते हैं यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में, ठीक है, 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, एक डार्क एज चल रहा है। डार्क एज बोले तो जहां पे रिलीजियन हावी है, रिलीजियन हावी है, ठीक है। अब यहीं से निकल कर इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करते हैं। कई सारे कॉपर्स निकर से लेके कई सारे ऐसे साइंटिस्ट आते हैं, जो फिलोसफर आते हैं, जो अपने विचार को बताते हैं। इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। अब जब ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करते हैं तो फिर उसके बाद इनके पास एक, अभी क्या करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड पर निकलते हैं, क्योंकि इन्हें जो है समुद्र के रास्तों जाने का, समुद्री व्यापार करने का एक मेथड मिल गया था, ठीक है। जो नहीं, जो कि लैंड के इलाके नहीं जा पा रहे थे, ओटोमन एम्पायर से इंडिया में नहीं, ओटोमन एम्पायर की वजह से इंडिया में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अरब सागर के रास्ते इंडिया में एंट्री की, ठीक है, करने की कोशिश की और ये सफल भी हुए। कई सारे यूरोपियन जो थे सफल हुए, पोर्चुगल से लेकर के, डच से लेकर के, ब्रिटिशर से लेकर के, स्पेनिश से लेकर कई सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है। अब भी आते हैं, यानी कि अब इसी में हम ले आते हैं बात ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि मेन तो हमें यहीं पे जाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, 1600 शताब्दी के 1600 के आसपास उस समय की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। कौन था, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ से लाइसेंस मांगते हैं, लाइसेंस मांगते हैं क्या करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यानी कि 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां उस समय के महारानी एलिजाबेथ से क्या करता है, लाइसेंस मांगता है कि हम भारत में व्यापार करने की आप हमें परमिशन दें। एक चीज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से बताया कि हम वहां पर, उन्हें लालच दिया कि हम वहां पर बस व्यापार करने नहीं, ब्रिटेन का एक पॉलिटिकल एजेंट भी बनकर जाएंगे, ठीक है। ब्रिटेन का क्या बनकर है, पॉलिटिकल एजेंट, यानी पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के आए ब्रिटेन का कि हाँ हम एक पॉलिटिकल एंटिटी बन करके, ठीक है, यानी कि हम वहां पर ट्रेड व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, साथ में राजनीति भी करेंगे, वहां के कल्चर को समझेंगे,
ठीक है, वहां पर रूल करने का एक सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इंडियंस को लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई है क्या करने के लिए, बस वो ट्रेड करेगी, बस वो क्या करेगी, ट्रेड करेगी। लेकिन वो ट्रेड नहीं, ट्रेड तो था ही, प्लस पॉलिटिकल एंटिटी बनकर भी आए थे। ट्रेड तो करने आए थे, प्लस पॉलिटिकल एंटिटी भी बन करके वो हमारे देश में एंटर किए थे। ये एक एजेंडा लेकर आए थे अंग्रेज, जो अंग्रेज हमारे देश में पहली बार आए थे। जब वो हमारे देश में आए तो उस समय के जो मुगल बादशाह थे, जहांगीर, जहांगीर थे। यानी कि हमने एक चीज देख लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जाती है किसे, क्वीन एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेती है, लाइसेंस लेती है, एलिजाबेथ से लाइसेंस लेती है। जो लाइसेंस रहता है उसको हम कहते हैं रॉयल चार्टर, रॉयल चार्टर। और ये क्वीन एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक और मोनोपोली देती हैं, इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली देती हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी ही होगी जो बस एक ही ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ, इंडिया में आकर के अपना व्यापार करेगा, और कोई ब्रिटेन से कोई कंपनियां इंडिया में नहीं जाएंगी। यानी कि यहाँ पर ये मोनोपोली लेकर के आए थे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हुई कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लाइसेंस लेती है, जिसे हम रॉयल चार्टर कहते हैं, और इंडिया में एंटर करते हैं। और उसके बाद उस समय के जो मुगल बादशाह थे, यानी जहांगीर के समय में वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आते हैं। और तो इसको एक शब्द में कह सकते हैं, तो यानी कि यहां से अब ब्रिटेन क्या करने लगा, ब्रिटिश क्या करने लगा, ब्रिटिशर क्या करने लगे, इंपीरियलिज्म पे फोकस करने लगे। यानी साम्राज्यवाद पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलोनी धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। यानी कि इंडिया को कॉलोनी बनने की शुरुआत उन्होंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक पहला कदम हो चुका है। इंडिया में एंटर करते ही जो सोच लेकर आए थे, उस सोच के हिसाब से कहे कि वो पहला कदम ले लिया है इंडिया की कॉलोनी बनाने का। अब फिर यानी कि 1600 में आते हैं, 1600 के आसपास से लेकर 1608 तक, और इसके बाद जो है कि लगभग कुछ समय तक शांत रहते हैं, ट्रेड करते हैं सीधा सीधा। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड करने के बाद ये वार में पार्टिसिपेट करने लगे, जिसमें से हम दो बैटल देखते हैं, यानी युद्धों में भी भाग लेने लगे। जो बैटल था, एक प्लासी का युद्ध, और दूसरा बक्सर का। इस 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और यही बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को मिल जाता है दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स। किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, यानी कि इनको तीन राज्यों का, उसमें तीन जो राज्य थे उनका क्या ले लेते हैं, दीवानी राइट्स ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। यानी इसका क्या मतलब होता है कि जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन यही करेंगे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन यही करेंगे। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है पॉलिटिकल एंटिटी और ट्रेडर बन करके, और धीरे धीरे वो क्या करती है, कुछ सालों तक ट्रेड करती है, उसके बाद अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसमें भाग लेती है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या करने लगता है, पॉलिटिकल चीजों को अपने कंट्रोल में करने लगती है। यानी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है।
क्वीन एलिजाबेथ ने इसे रॉयल चार्टर दिया, यानी कि मोनोपोली दे दिया है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है। धीरे धीरे कुछ समय आते हुए बैटल में यानी कि युद्धों में भाग लेते लेते इसको मिल गया है दीवानी राइट्स, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, लगान लेना शुरू कर दिया है, लगान लेना शुरू कर दिया है, यानी कि अब टैक्स कलेक्शन करेगा। जब ये टैक्स कलेक्शन कर रहा है तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पैसा बहुत आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पैसा बहुत आ गया है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा आ रहा था, यानी कि उसके बावजूद इस कंपनी में करप्शन हाई हो गया, इस कंपनी में करप्शन हाई हुआ। जब करप्शन हुआ तो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मनी की जरूरत पड़ती है, और यही पैसे लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करती है, यही पैसा लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगती है। कहती कि तुम मुझे 1 मिलियन पाउंड दो, 1 मिलियन पाउंड लोन मांगती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट पूछता है कि भाई तुम इतना, वहां पर इंडिया जैसे एक डाइवर्स कंट्री में जहां पर एक कहे तो हर एक चीज के नेचुरली हर एक चीज अवेलेबल है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसके बाद भी तुम क्या हो, अगर लॉस में हो तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम है। तो फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या करती है, लोन तो देती है, लोन देती है, लेकिन कुछ कंडीशन पे, कुछ कंडीशन पर लोन देती है, कुछ कंडीशन पे लोन देती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेट अफेयर्स होगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो जो रीजन होगा, जो जो एरिया होगा, वहां के लिए नियम ये बनाएंगे। यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरफेयर करने लगी है। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की एंट्री हो चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रेगुलेट अफेयर्स है, रेगुलेट अफेयर्स है, उसके लिए नियम कौन बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट नियम बनाएगा, जो कि हर एक 20 सालों के लिए होगा, हर एक 20 साल, यानी कि हर 20 सालों के बाद एक नया नियम बनकर आएगा, जिसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। इन्होंने कहा कि हम तुमको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्विड प्रो क्यू, क्विड, क्या बोला इन्होंने, क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू, यानी कि मुझे चाहिए, यानी कि यहां पे क्या हुआ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या ले लिया, रूल मेकिंग पावर ले लिया, रूल मेकिंग पावर ले लिया, यानी कि नियम बनाने की शक्तियां ले ली। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, आज के समय में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, रह गई, अब एग्जीक्यूटिव बॉडी रह गई, और वही ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी रह गई, लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। यानी कि अब ये जो रह गए ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यपालिका रह गई, और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट विधायिका बन गई। अभी की हिसाब सोचे, क्योंकि ये नियम बना करके भेजेंगे और ये नियम को लागू करेंगे, ये सिस्टम यहां तक चला। और इसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला कि हम तुम्हें हर 20 सालों में देंगे, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं, जो कि पहला चार्टर एक्ट 1773 में आया, 1773, दूसरा 1793, यानी हर एक 20 सालों में आएगा। फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, आखिरी चार्टर एक्ट इसी समय आता है 1853 में। लास्ट चार्टर एक्ट आया, लास्ट
चार्टर एक्ट आता है, और इसी को हम लोग चार्टर एक्ट भी कहते हैं, चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता